जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं और मेरी अहलिया शरीला अम्मार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और कल से मुल्क में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान साहब ने एक इनकलाब लाना था जिसमें 20 लाख अफराद ने आना था। वो तकरीबन 3000 तक वो इत्तलात के मुताबिक वो इनकलाब महदूद हो गया। लेकिन पहले जब राना सनाउल्लाह साहब के मामलात उनके कंट्रोल में थे उस वक्त तक मुल्क में कोई फसाद नहीं हुआ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी इन्हें एहतजाज करने की, उसके बाद आपने देखा कि सारा शहर नजरे आतिश कर दिया। आई एक तो उस पर बात करनी है। दूसरा, फिर हुकूमत को अचानक जल्दी क्यों पड़ गई कि उन्होंने ईवीएम के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से फ़ौरन फैसले देने शुरू कर दिए? क्या वो डर गए इमरान खान से और वो जल्दी इंतखाबात करवाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने कह दिया अब तो इलेक्शन होने चाहिए? तीसरी बात जो हमने करनी है वो IMF के हवाले से करनी है। और IMF से जो अब नई डील हो रही है, जो मुआहदा मिफ्ता करके आए हैं, सुना है कि उसके अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उस मुल्क की क्या सूरत हाल होगी? पहले ज़रा वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं और फिर जो इमरान खान के इनकलाब की सूरत हाल रही है उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब कल आज सुबह ही बल्कि ख़िताब करके 6 दिन का अल्टीमेटम दे के कि 6 दिन के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दी वरना मैं 30 लाख लोगों के साथ दोबारा वापस आऊँगा। पहली बात, मेरे ख्याल में जितना इन्होंने मोमेंटम गेन किया था इलेक्शन वो अपने अदम एतमाद की तहरीक के बाद ये उसमें जलसों में गए, इन्होंने अवाम को एक बयानिया दिया। इनके जलसों में अवाम भी आ रही थी, चार्ज भी थी। और कल जब ये आज़ादी का तहरीक लेके निकले हैं तो इनको तहरीक इंसाफ को इस वजह से ये खैबर पख्तूनख्वा से भी आना पड़ा कि इनको पता था पंजाब वगैरह की साइड से मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिलनी, तो वहाँ के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए 6-7 हज़ार बंदों के साथ वो आ रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब के इंतजामात बहुत अच्छे थे, पंजाब की साइड से कोई नहीं आ सका, सिंध बलोचिस्तान से वैसे नहीं आना था। तो उसके बाद इमरान खान साहब की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा, पहले तो वो सारा दिन यही कहते रहे हम 1 घंटे का वक्फा लेते हैं, 2 घंटे का वक्फा लेते हैं, आप आपस में बातचीत करें, कोई जगह का इंतखाब करें। फिर वो एक फ़ैसला दे के चले गए कि जी, और जो उन्होंने तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी के ऊपर दिया कि G9 और H8 के दरमियान जो जगह है वहाँ पर आप अपना जलसा कर लें, आएँ जलसा करें और वापस चले जाएं। आपने सरकारी इमलाक को भी नुकसान नहीं पहुँचाना, आपने धरना भी नहीं देना, और डी चौक वाली तो बात ही नहीं थी। लेकिन खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने जूते की नोक पे रखा और उन्होंने कंटेनर से जब भी खिताब किया यही ऐलान किया कि हम डी चौक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हुकूमत ने मानना था, उन्होंने सारी रुकावटें वगैरह हटा दी। उसके बाद आपने फिर देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ, जी पूरे शहर को आग लगा दी गई और दरख्त नजरे आतिश हो गए और जो रुकावटें थीं उन्हें आग लगा दिया गया, सरकारी अमलाक को नजरे आतिश कर दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, मीडिया के कुछ लोग ज़ख्मी हुए। और उसके बारे में आज फिर समाअत हुई जो कल की समाअत से भी ज़्यादा दिलचस्प थी। और उसमें आज जो फैसला हुआ उसमें एक कमेंट दिया गया, उन्होंने कहा कि मुमकिन है इमरान खान को सही पैगाम पहुंचा ही ना हो और इस वजह से शायद उनसे गलती से वो डी चौक में चले गए हों, गलती से उन्होंने सरकारी अमलाक को आग लगा दी हो, गलती से उन्होंने आइन और कानून को अपने पांव तले रौंद दिया गया। उन्होंने कहा जी अवाम बहुत चार्ज थी तो क़यादत कोई नहीं थी और चूँकि टीयर गैस हो रही थी तो उस वजह से उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी। यानी कि जो कुछ आपका सारा कुछ सोशल मीडिया पे सुनते रहे PTI की तरफ से, तो वो सारे रिमार्क्स आज जजेस साहबान ने दिए। और एक दिलचस्प बात ये थी कि इमरान खान को कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके वकील को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनका मुकदमा जो था वो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी तरह से लड़ा और फिर चीफ जस्टिस साहब दरख्वास्तें निपटा के, और ये बाय द वे ये दरख्वास्त लेके हुकूमत गई थी तौहीन अदालत की, क्योंकि उनका कहना था कि जब अदालत ने फैसला दे दिया था कि इमरान खान साहब अपने जलसा करेंगे, जबकि हुकूमत कल उनको कह भी रही थी कि आप परेड ग्राउंड में करें, ये जिस जगह पे आप जलसा करना चाह रहे हैं बहुत छोटी जगह, 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं आते। तो उन्होंने कहा नहीं हमने इसी जगह पे करना है, अपनी मर्ज़ी की जगह का भी इंतखाब किया और उसके बाद वो फिर डी चौक पहुँच गए। तो जैसे वो तौहीन अदालत के लेके गए, मुझे तो बल्कि डर लग रहा था कहीं ये तौहीन जो है राना साहब पे ना लग जाए, लेकिन जजेस ने हाथ खोला रखा, बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा उन्होंने तहरीक इंसाफ का। अब उन्होंने कहा है कि जी हम ऐसा कोई फ़ैसला देंगे जो मिसाल बन जाएगी। मुझे पता है मिसाल किस जमात के लिए बनेगी, लाडलों के लिए तो नहीं बनेगी। अच्छा, बात करते हैं इमरान खान साहब के अल्टीमेटम की। अच्छा नहीं, अल्टीमेटम से पहले मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। मैं देखिए ये पाकिस्तान एक बड़े विशेष सर्कल में फंसा हुआ है और ये कैफियत आज से नहीं है, 2014 से है। जज, जर्नैल और जमहूरियत जो है ये अजीब सी एक तिकोन बन गई हुई है।
जिसके अंदर किसी वक्त भी मीडिया भी इसके अंदर शामिल करें, किसी वक्त भी जमहूरियत को ताराज किया जा सकता है, किसी वक्त भी किसी जमात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिया जा सकता है, किसी वक्त भी आइन को पामाल किया जा सकता है, किसी वक्त भी कानून के परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं, और इस सब की इंडोर्समेंट अदालतों की तरफ से होती है। ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले 2014 से आप देख लीजिए, अगर उस वक्त सज़ाएँ होना शुरू होती हैं, अगर हम कभी काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले पर अमल करते, अगर कल जो इमरान खान ने आइन तोड़ा है और अदालत की तौहीन की है उसके ऊपर आज सख्त सज़ाएँ होती, सख्त फ़ैसले होते, कुछ लोगों को गिरफ़्तारियों का हुक्म दिया जाता, तो ये कैफियत दोबारा नहीं होती। लेकिन ये जब तक इस तरह के मुनसफ़ीन किराम मौजूद रहेंगे, इस मुल्क में यही कैफियत रहेगी, और इसी तरह की ट्राई एंगल से जब चाहे इसको ताराज किया जाएगा। मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहा। कल लाहौर में कोई लोग नहीं निकले, लेकिन आपने देखा कि सारा दिन एक कोहराम सा मचा रहा कि फ़लाँ गाड़ी पकड़ ली, फ़लाँ शीशा टूट गया, और राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो दिखा दिया किसी गाड़ी का शीशा टूटा है, ये नहीं दिखाया कि वो गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी गई है। और ये शरीला बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। कोई पता नहीं कि ये जिस तरह की अदालतें हैं, ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेकर सामने आ जाए। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, यहाँ जमहूरियत नहीं आ सकती। कल जो थे ना उनके अशतर उसाफ IG इस्लामाबाद, उन्होंने अपने कांस्टेबल की शहादत की बात करना चाहिए तो मुज़ाहिर अली नकवी ने उनको डांट दिया कि आप क्या बात करते हैं, आपके ऊपर तो इल्ज़ामात हैं। उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? उनका इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने वो CCTV फुटेज उन्होंने डिलीट नहीं की थी बुज़दार साहब के कहने पे, जिस पे जो मनशियात का केस डाला गया था राना सनाउल्लाह साहब के, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। आज जब बात की गई कि हमारे इतने पुलिस के जवान जो है वो ज़ख्मी हुए, पथराव, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कोई बात नहीं, अवाम चार्ज थी, अवाम चार्ज थी। अगर यही अवाम चार्ज हो के जजिस कॉलोनी की तरफ आ जाते तो क्या आप उनको माफ़ कर देते? आप कभी भी उनको माफ़ ना करते। और एक बात मैं इसमें कह रहा हूँ कि अब जो इमरान खान ने ना अगला ऐलान कर दिया है कि 6 दिन के बाद वो हुकूमत गिराने आएंगे और फिर इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए, हुकूमतें तोड़ दी जाएँ, ये ऐलान जो है ना, ये है ही जमहूरियत की रूह के मुनाफी। अब आप बताएं कि इस ऐलान का क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, आप एहतजाज करना आपका हक है, प्रोटेस्ट करें, आप ज़रूर करें, जलसे करें, रैलियाँ करें। आपने इतने जलसे किए हैं, किसी जगह पे आपको रोका नहीं गया, आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया कि कहीं पे आपको रोका नहीं गया। जो आप डिमांड लेके आ रहे हैं, ये गैर आइनी डिमांड है कि फ़ौरन आप इलेक्शन करें। देखो, अपोजिशन ने भी मार्च किए थे, लेकिन अपोजिशन ने कोई तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ ये चीज़ें नहीं की थी, और ना ही ये कहा था हम धरना दे के बैठ रहे हैं जब तक आपने। बिलावल भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद उठ के चले गए। मरियम नवाज़ ने भी लॉन्ग मार्च किया मौलाना के साथ, लेकिन उन्होंने अदालत के साथ एग्रीमेंट किया था, उसकी उन्होंने पासदारी की और वो आए, जलसा करके वो चले गए। महंगाई मकाऊ उनका मार्च था बेसिकली। आप अब आ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप ये देखें कि पहले जब आप आए हैं 20 लाख लोगों का कह के, तो आपके साथ 20,000 बंदा भी नहीं था। अब आप 30 लाख लोगों का कह के जा रहे हैं। देखिए, आपने एक मोमेंटम बनाया हुआ था, उसमें आप जलसे भी कर रहे थे, उसमें आपने लोगों को निकाला भी था, आपने अपना बयानिया भी एक दिया हुआ था। लेकिन ये जो बयानिया है ना, ये अल्टीमेटली अब लोगों के दिल में इमरान खान से नफ़रत पैदा कर रहा है, इसलिए कि लोगों की बस हो गई है। और आप देख रहे हैं इमरान खान की पजीराई मीडिया में हो सकती है, धरनों में चंद लोग नारे लगाते हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि 22 करोड़ लोगों को ये चीज़ें पसंद हैं कि लोगों को की गाड़ियों को जला दिया जाए, पुलिस वालों को मारा जाए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, बात ये है कि आपका जो मुल्क की इकॉनमी है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है। आज भी अखबार में ख़बर आई है कि जो इंटरनेशनल बैंक है, उन्होंने पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरी है उनको क्रेडिट ऑफ लेटर देने से इनकार कर दिया है ऑयल की इंपोर्ट के लिए। आप इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये कि आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। श्रीलंका के साथ क्या हुआ था? कल इमरान खान साहब यही कहते रहे, मुल्क को श्रीलंका ना बनाए, मुल्क को श्रीलंका ना। श्रीलंका के साथ यही हुआ था कि उनकी कार्गो शिप आई हुई थी ऑयल की, और उन्होंने $78 मिलियन उनको देने थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास डॉलर ही नहीं है, और वो ऑयल आगे जाकर उन्होंने इंडिया को बेच दिया था। ये इस तरह श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट हुआ है कि जब आपके पास डॉलर ही नहीं है। अभी जो कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बड़ी टेंशन वाली है, और किसी वक्त भी इस मुल्क के अंदर ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है, इनकी कंपनियां डिफ़ॉल्ट हो सकती है, वो हमारी पेमेंट नहीं करेंगी, तो जो पहले से पेमेंट है वो करवाएं, आप मज़ीद इनको लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दें। ये आपके इस वक्त मुल्क का हाल हुआ है। उसके बाद आप फिर लश्कर कशी करें, आप एक
फेडरेटिंग यूनिट की सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए आप फेडरेशन के ऊपर हमलावर होना चाह रहे थे। कल जब ये आए हैं, इनके साथ केपी की पुलिस थी, इनके साथ कश्मीर की पुलिस थी, गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस थी, क्योंकि जब आपका खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला आ रहा है, जब आपका गिलगित बिल्तिस्तान का वज़ीर आला आ रहा है, आपका कश्मीर का वज़ीर आला आ रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी के उनके लिए पुलिस आ रही है। वफाक की पुलिस और उनकी पुलिस की कहीं मुठभेड़ हो जाती है तो फिर आप सुबाई कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि इमरान खान इस वक्त प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, और वो प्रोटोकॉल जो वफाकी हुकूमत ने बड़ी इज्जत के साथ एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से इन्हें दिया है, क्योंकि इनकी जान को खतरा था, मेरी जान को खतरा, लेकिन मैंने ये वीडियो इसके रिकॉर्ड काबिल नहीं है। खैर, अब बात करते हैं क्या इमरान खान के कहने पे 6 दिन के बाद असम्बलियाँ नहीं, देखिए असम्बलियाँ इमरान खान के कहने पे नहीं टूटेंगी। अगर उन्होंने तोड़नी होती तो इस वक्त जब इमरान खान का इतना मोमेंटम बना हुआ था, अभी आपको पता भी नहीं था कि इमरान खान के साथ लोग कितने आएंगे। जैसे कि राना सनाउल्लाह ने कल कहा कि मैं आवाम से माजरत हूँ, हमने इंतजाम तो बहुत ज़्यादा कर लिए, आवाम निकली नहीं, और सब ने देखा कि पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल थी। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे साथ 200 लोग आएंगे और 2 लाख लोग आएंगे, 200 लोग भी नहीं। हमाद असर के साथ 60-70 लोग आए, यास्मीन राशिद अकेली आगे अपनी गाड़ी में, शफकत महमूद का साथ जो हुआ आप सब ने देखा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाहिर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते, और आपको पेशावर के अंदर तो लोग थे भी नहीं, आपको स्वाबी आना पड़ा, जहाँ से जब लोग निकले आपके साथ तो ज़्यादातर स्वाबी के इर्द गिर्द के लोग थे, पेशावर से बहुत कम तादाद आपके साथ आई थी। तो जब आप इतना मोमेंटम गेन करके, जब आप इतना फ्लॉप शो करके गए हैं, तो उसके बाद जब आप 6 दिन के बाद आएंगे तो आप किस बुनियाद के ऊपर दोबारा आएंगे? कल बहुत से लोग धरने की उम्मीदें लेके घरों से, वो एक तस्वीर भी चल रही थी कि एक औरत, 10 औरतों ने एक हस्बैंड को जो तो अलविदा भी किया था जाने के लिए। तो जब इतना मोमेंटम गेन करके आप आए हैं और आपने इतना फ्लॉप शो किया है, तो उसके बाद आप इस हुकूमत को किस बात के ऊपर डराएंगे? और आपको अगर कंधा भी किसी ने प्रोवाइड किया था तो वो जुडिशरी ने किया था, जब उन्होंने आपके लिए सारे रास्ते खुलवाए थे। तो अब आगे नहीं पता कि यही जुडिशरी आपको कंधा प्रोवाइड करती है कि नहीं करती, वही आवाम आपके लिए दोबारा नहीं। अगर जुडिशरी अब कंधा प्रोवाइड करती भी है, फिर भी इमरान खान के हक में फैसला आ जाता है कोई, तो ये 3000 लोगों की बुनियाद पर 22 करोड़ लोगों को हॉस्टेज नहीं बनाया जा सकता, यरगमाल नहीं किया जा सकता जमहूरियत का। पहले हमने बहुत बात की कि नवाज शरीफ नहीं मानते थे कि इस हुकूमत में नहीं आना चाहिए, और फिर बहरहाल अब आ गए हैं, तो इमरान खान के कहने पर ये असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। खैर, और मौजूआत है उन पर भी बात करनी है। EVM का मसला भी आज को हल हो गया, इंतखाबी इस्लाहात वाला, तो उसके ऊपर भी अगर अदालतों का कोई फैसला आ गया तो क्या होगा? देखिए, वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि जो EVM था, मशीन थी, जब इसका बिल पास हो रहा था तो आपको पता है कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, हर जमात की अपनी रिजर्वेशन थी। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की भी रिजर्वेशन थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि अभी हमने इसका तजर्बा नहीं किया। दूसरा, इतनी बड़ी तादाद में 30 लाख मशीनें जो हैं वो आपने प्रोड्यूस करनी है। उन मशीनों को रखने के लिए आपको स्टोरेज रूम चाहिए, उन मशीनों की परचेज़ के लिए पैसे चाहिए, उन मशीनों की ट्रेनिंग के लिए अमला चाहिए, उस अमले की ट्रेनिंग देने के लिए पैसे चाहिए। तो ये कम से कम $500 मिलियन का खर्चा था जो इस EVM के ऊपर आता। अच्छा, आप इसके ऊपर ये खर्चा कर लेते हो और आप इस एक इलेक्शन के अंदर चले जाते, इन मशीनों को टेस्ट किए बगैर आप 22 करोड़ आवाम के लिए एक इलेक्शन करवाने के लिए चले जाते, तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे इंश्योर करते? आप एक तजर्बा RTS की सूरत में कर चुके हुए हैं। RTS सिस्टम का हमने तजर्बा किया, आपका RTS सिस्टम बैठ गया और उस इंतहाब को आज तक कोई नहीं मान रहा था। आप इतने पैसे लगाते, 47 अरब तो अभी इलेक्शन कमीशन ने मांग लिए इलेक्शन करवाने के लिए, और $500 मिलियन आप इसके डाल रहे हैं। जब आप इन सबको इकट्ठा करें तो ये कहाँ पे जाके आपका खर्चा जो वो होता, और ये मुल्क, गरीब मुल्क क्या मुतहम्मिल था इसका। फिर उसके बाद आप इसकी ये देखें कि अगर आप अपने मुल्क में ये मशीनें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने एक दिन में 3000 मशीनें बनानी, तो आप बाहर के मुल्क से ये मशीनें बनवाते। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि आप रिग की चिप्स डलती है ना, चिप जो उसमें डलती है, वो जो चिप है आप उनको रिग कर सकते थे। फ़िलिपीन के अंदर ये हुआ भी था कि जब उन्होंने चाइना से ही बनवाने लगे तो उनकी हुकूमत को ये खदशात पैदा हुए थे कि कहीं हमारी इन मशीनों के ज़रिए रिगिंग ना कर दी जाए। जैसे कि ट्रम्प के इलेक्शन के दौरान अमेरिका को बहुत ज़्यादा खदशात थे कि शायद रशिया ने हमारे सिस्टम को हाईजैक करके ट्रम्प के लिए रिगिंग की है। तो बहुत से मुबालिक ने ये तजर्बात करके इस मशीन को ख़त्म भी कर दिया हुआ। इंडिया ने 35 साल तजर्बा करने के बाद इस मशीन को लागू किया था। आपने अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने किसी इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर इसका टेस्ट नहीं किया।
आप अचानक पूरे मुल्क का इसके अंदर कैसे इलेक्शन करवा सकते इसमें हैं? एक सिर्फ नुकता ये है, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 47 अरब रुपए मांग लिया है कि इसके इलेक्शन करवाने के फौरी तौर पे, हाँ इस मशीन के अलावा वो $500 मिलियन इस मशीन के भी है। तो अभी ये ना मशीनें आ रही हैं ना ही इलेक्शन के पैसे हैं। ये जो अब आज कौमी असम्बली में फ़ैसला किया, इससे लोगों को अंदेशा हुआ कि भाई इतनी ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, तो कहीं ये जल्दी इलेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जल्दी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं, हो सकता है कि इलेक्शन की तरफ भी चले जाएं। देखें, IMF के साथ अभी आपके मुज़ाकरात पेंडिंग होंगे और वो जो शराइत कह रहे हैं वो ये हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जी इस हुकूमत ने जो उनके साथ शराइत तय किए हैं उसका हम जो है गरीब आवाम के ऊपर उसका बोझ नहीं डाल सकते, बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गारंटी भी चाहिए कि हम ये मुश्किल फ़ैसले ले सकते हैं, लेके हम इस मुल्क की मैशत को, इकॉनमी को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन हमें गारंटी दी जाए कि ऐसा ना हो कि आप अपनी जुडिशरी के जरिए या खुद हम मुल्क ठीक करें और आप फिर हमारी हुकूमत गिराने के लिए आ जाएं। तो ये कुछ जो है ना, अब इसमें इमरान तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुके हैं। उनकी तरफ से उनको कोई ख़तरा नहीं, जिनकी तरफ से ख़तरा है उनके साथ बातचीत है कि आप हमें गारंटी दें तो हम मुश्किल फैसले भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, इसमें बात अड़ी हुई है, हो सकता है कि इलेक्शन की तरफ चले भी जाएं अगर उनको ऐसी गारंटी कोई ना। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन को इतनी जल्दी जाएंगे, कम से कम बजट तो पेश करेंगे। और इनकी डिमांड यही है कि अगर हम ये वाला बजट पेश करेंगे जो कि खसारे का बजट होगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारे का बजट होगा, क्योंकि ये इमरान खान की परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, तो हम अगला बजट भी पेश करना चाहेंगे ताकि लोगों के सामने हम अपना चेहरा लेके जा सकें कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ किया है। अब बात करते हैं ज़रा IMF के मुज़ाकरात की। मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ गए और जो खबरें आ रही हैं वो तो ये बता रहे हैं कि भाई अब तो मामलात गड़बड़ हो गए हैं, वहाँ पे दबाव बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और अगर ना बढ़ाई गई तो IMF नाराज़ हो जाएगा। अजीब चक्कर में हम फंसे। देखिए, कुछ गिरे जो आप हाथों से बांधते हैं आपको दांतों से खोलनी पड़ती है। ये जो पिछली हुकूमत थी, इन्होंने IMF के साथ ये मुआहिदा किया था जब इनका छठा रिव्यू हो, जब इन्होंने कि हम जब बजट, पिछला बजट जो देंगे उसके अंदर जो पेट्रोल है उसमें हम 30 रुपये लेवी जो पहले जो नहीं ले रहे थे वो ली जाएगी, 17% जो है GST हो जाएगा। तो जब छठे रिव्यू में ये लोग गए तो IMF ने उनको कहा कि जी आपने बजट के अंदर ये बात की हुई थी तो आपने इसको क्यों नहीं पूरा किया। तो इन्होंने फिर वो उनकी डिमांड पूरी की, जिसकी वजह से आपने देखा कि एकदम से पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। जब तहरीक अदम एतमाद का शुरू हुआ चक्कर, तो ये जो हुकूमत थी, जो वज़ीर आज़म थे साबिक, उनको नज़र आना शुरू हो गया कि शायद मैं चला जाऊँ, अगर मैं नहीं जाता तो चलो मैं कुछ अरसे के लिए आवाम को रिलीफ देता हूँ कि आवाम मुझसे खुश हो जाए। तो उन्होंने फरवरी में ये जो पेट्रोल की प्राइसेस तो उनको फ्रीज़ कर दिया, बल्कि 10 रुपये कम भी कर दिए। और उन्होंने कहा जी हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये हमारी फंडेड है, जबकि वो फंडेड नहीं थी। जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि ये सब्सिडीज जो थे ये फंडेड नहीं है। वो IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए पहले भी जब मिफ्ता इस्माइल साहब गए थे, उन्होंने उनके सामने 2 शराइत रखी थी। एक तो ये कि ये जो IMF का प्रोग्राम था ये सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा है। उन्होंने कहा जी आप इसको एक्सटेंड करके अगस्त 2023 तक ले जाएँ और जो 6 अरब है इसको बढ़ा के 8 अरब कर दें, 8 अरब डल कर दे। लेकिन IMF ने उनके सामने बात ये रखी कि देखिए हमारे साथ इन राइटिंग आपने मुआहिदा किया हुआ है जिसमें आपने कहा कि आप पेट्रोल की प्राइसेस जो हम बढ़ाएंगे, आप सब्सिडीज़ नहीं देंगे, और आप कह रहे हैं कि फंडेड है, आपके तो कहीं भी फंडेड नहीं है, तो इसकी वजह से आपको इतना बजट का खसारा आ रहा है, तो आपको ये सब्सिडीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। तो हुकूमत अब जो मजबूर है, देखें मार्च में आपने सब्सिडीज़ दी तो आपको 52 अरब रुपये जो है वो हुकूमत को पड़े हैं, अप्रैल में बढ़ के वो 72 अरब हो गया, अब मई में वो 118 अरब हो गए। तो अगले साल के बजट में अगर आप ये सब्सिडीज़ रखते हैं तो आपको 1.4 ट्रिलियन रुपए इसके लिए रखने पड़ेंगे, जो कि हम नहीं मुतहम्मिल हो सकते इसके। तो IMF का प्रोग्राम जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो आपको चाइना और सऊदी अरब की तरफ से कोई पैकेज मिल जाए जो कि वो नहीं मिल रहा, और उन्होंने भी मशरूत कर दिया IMF के साथ मुज़ाकरात के साथ। अगर आपके IMF के साथ मुज़ाकरात सक्सेसफुल होंगे तो आपको सऊदी अरब से बेल आउट पैकेज मिलेगा, जो आपके $3 अरब उनके डिपॉजिट में बढ़े हैं उसकी एक्सटेंशन होगी, प्लस आपने ऑयल फैसिलिटीज़ भी उनसे मांगी है, प्लस आपने उनसे कहा कि $2.5 अरब के मज़ीद रिज़र्व जो हैं वो दिए जाएँ। तो लेकिन IMF का जो पैकेज होता है ना, वो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ IMF के साथ बातचीत हो जाती है। जब IMF के साथ पैकेज हो जाता है तो फिर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी मिलते हैं, इस्लामिक बैंक से भी मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इकॉनमी जो है वो स्मूथ होती है और चलती है। अब आप देख लें डॉलर की प्राइस भी बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही है, आपके रुपए के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, तो आपको पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा। फ़ैसला ज़रूर करें, ना करने से बेहतर है। इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप टारगेटेड सब्सिडीज़ दे दें,
आपकी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपको पता है कि कितने लोगों के पास बाइक है, कितने लोगों के पास रिक्शा है, कितने लोग गरीब हैं। आप उनके लिए टारगेट सब्सिडीज़ दे दें। जो अमीर बंदा है, जिसके पास प्राडो है, मर्सिडीज़ है, पिजारो है, वो महंगा पेट्रोल भी जो है वो अफोर्ड कर सकता है। आपको 50 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाने हैं, 86 रुपये डीजल पे बढ़ाने हैं, तो आपको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, या तो आप, अगर आपने इस इकोनॉमी को स्मूथ चलाना है, अदरवाइज ऑप्शन इस वक्त कोई और नहीं है। अच्छा, ये खदशा हुकूमत को भी है, और हुकूमत को खदशा क्या है, वो पॉलिटिकल बात ज़्यादा है कि अगर हम सोचें कि ये सारा नून लीग को और पीडीएम को ट्रैप करने की कोशिश थी, उसके मुताबिक मुल्क में हालात ख़राब कराए गए, इनको हुकूमत दे दी गई, और उसके बाद इमरान खान का 3000 वालों लोगों का जत्था, गुंडों का, वो इतना बड़ा दिखाया गया। अब इनसे ये फैसले करवाए जाएंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। 50 रुपये पेट्रोल पे कीमत बढ़ेगी, 150 रुपये 200 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, डीजल पे बढ़ेगी, लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। उसके बाद हालात अगर ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो फिर इस हुकूमत की तो बहुत बदनामी होगी। लोग तो कहेंगे कि इमरान खान अच्छा था, उसने 150 का पेट्रोल रखा था, आपने तो 200-250 का कर दिया। तो ये एक खदशा इनके जहनों में मौजूद है कि बहरहाल इन्हें एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है। अगर ये इस ट्रैप से निकल जाते हैं, मुझे इन मिफ्ता को हम जानते हैं, इसहाक डार साहब सुपरवाइज़ कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ सारे मामलात को देख रहे हैं। अगर इन्हें 1 साल मिल जाता है, ये बजट तकलीफ दे होगा, क्योंकि याद रखिए ये बजट इमरान खान की परफॉर्मेंस का नतीजा है। अगला बजट भी इस हुकूमत ने दिया तो उस बजट में सूरत हाल बहुत बेहतर होगी और हालात पहले से ज़्यादा, पहले से कम तकलीफ दे होंगे। ये नहीं है कि मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुल्कों की इकॉनमी को ठीक होने में टाइम लगता है। देखिए, हुकूमत वाकई परेशान है इस चीज़ के ऊपर। वो कह रही है कि हम आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन अगर यह हुकूमत काम करती रहेगी, इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, पॉलिटिकली भी सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी, तो आपको शुरू में कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आप रिलीफ देंगे। एक दफ़ा जब आप रिलीफ देंगे तो 4-5 महीनों की जो मुश्किल होगी आवाम को भूल जाएगी। आपने 150 रुपया पेट्रोल भी तो आवाम अफोर्ड कर रही है, 15% महंगाई भी तो आवाम अफोर्ड करिए, थोड़ा बहुत उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत को चलने दिया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ठीक हो अच्छा, इस मौके पे बस अब बात ख़त्म करते हैं। ये सवाल पैदा होता है कि ये जो हुकूमत की गार्ड की चेंज हुई है ना, कि इमरान खान की जगह अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए। फ़र्ज़ कीजिए ये ना होते, इमरान खान का ही दौरे हुकूमत होता और पेट्रोल की कीमत 250 रुपये होती। ये हुकूमत बड़ी कंसर्न है कि कीमत नहीं बढ़ानी। इमरान खान ने तो आके ऐलान करना था और फिर कहना था ये रियासत मदीना है, फिर उसके बाद बाकी लोगों को गालियां देनी थी, और उसके बाद कहना था पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। लोड शेडिंग इन्होंने बड़ी मुश्किल से चीज़ों को कंट्रोल किया। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सी जगह लोड शेडिंग हो रही है। इमरान खान की हुकूमत होती तो इस वक्त 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही होती और वो सिर्फ नवाज़ शरीफ और जरदारी को गाली निकाल रहे होते। इन्फ्लेशन जितना बढ़ गया है वो दुगना हो जाना था। तो कभी कभी आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये अगर ना होती और इमरान खान को हुकूमत को चलने दिया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल वो अंदर के जो फैसले